हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में फिर से हम साइंस का एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। क्लास 10th सब्जेक्ट हमारा साइंस ही है। चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पार्ट नंबर 1। मीन्स ये चैप्टर आपको दो पार्ट में मिलेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 का वीडियो जो है अपने इसी चैनल पे एजुकेशन ट्रिक्स एंड फन पे आप आगे देखने वाले हैं, और पार्ट 2 के लिए इसी चैनल के माध्यम से आपको पार्ट 2 एजुकेशन ट्रिक्स एंड फन पे मिलेगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और आप आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें। तो पार्ट फर्स्ट में स्टूडेंट्स हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन से संबंधित कुछ चीज़ें। जैसे क्या है देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन में हमको पढ़ना है लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, इमेज, मिरर एंड इट्स टाइप्स, यूजेस ऑफ मिरर्स एंड साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला। इतनी सारी चीज़ें, ये हमारा पार्ट 1 का भाग है। तो इसको बारी बारी से एक्सप्लेन करते हुए सीखते हैं, चलते हैं आगे। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी कि लाइट हमारा ऊर्जा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्लियरली देख सकते हैं। अब इसमें एक बेसिकली चीज आपको समझना जरूरी है कि जैसे हमको कोई वस्तु अगर हमको देखनी है या कोई वस्तु हमें दिखाई देती है, या तो हमको उस चीज के लिए क्या अनिवार्य है। लाइट, अभी हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट को हमको क्लियरली देखना है तो लाइट होनी चाहिए। लेकिन अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी अंधेरे कमरे पे बैठे हों और हमको मान लीजिए कंघी करनी है अपने बालों पे, और शीशे के सामने आप बैठ गए, मिरर के सामने। तो लाइट आप किस पर लगाएंगे? उस शीशे पर लगाएंगे या सर पे लगाएंगे, या दोनों पे लगानी पड़ेगी? क्या होगा? तो उसके लिए एक सीधा सा बेसिक एक इसमें लाइट के लिए होता है, प्रॉपर्टी है बेसिक सी, हमें समझते चलते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमको देखना है तो उस ऑब्जेक्ट पर लाइट जरूर पड़ रही हो, यानी जिस ऑब्जेक्ट पर हम लाइट पड़ रही होगी उस ऑब्जेक्ट को हम दूर से भी या पास से भी देख सकते हैं। यदि उस ऑब्जेक्ट पर लाइट बिल्कुल नहीं पड़ रही है तो उस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो एग्जाम्पल अभी हम बता रहे थे शीशे वाला, तो यदि आप एक टॉर्च लें, टॉर्च की लाइट आप फोकस शीशे पर करें तो आपको आपका सर जो है नहीं दिखाई देगा, जिससे आप बालों को आप कंघी करना चाह रहे थे, लेकिन उससे संभव हो नहीं पाएगा। और जब वही टॉर्च का फोकस जो है आप अपनी तरफ कर लेंगे, अपनी तरफ, तो जो है आपको शीशे पर आपका फेस जो है क्लियरली दिखने लगेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमको जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु पर लाइट हमें पड़नी चाहिए, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए रात के समय कहीं दूर अगर बल्ब जल रहा है और आप कहीं अंधेरे पर बैठे हैं, तो आप अंधेरे में बैठे अगर उस लाइट के आसपास कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु बड़ी सी जो आपकी आंखों के सामने आ रही है तो आप उसको देख लेंगे, लेकिन उस लाइट के आसपास खड़ा व्यक्ति आपको नहीं देख पाएगा। कारण यही है कि उस व्यक्ति पर लाइट पड़ रही है, आप पर लाइट नहीं पड़ रही, इसलिए आप उसको तो देख सकते हैं लेकिन वो आपको नहीं देख सकता। आगे चलते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जिसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है। इट हैज़ ड्यूअल इन नेचर, और इसका जो नेचर होता है वो दोहरे उसका होता है। और कैसा कैसा नेचर होता है? एक तो हमारा पार्टिकल का होता है और दूसरा हमारा होता है वेव का। लाइट कॉस्ट शैडो, लाइट्स हमारी शैडो बनाती है। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, स्पीड की लाइट की स्पीड जो हमारी वैक्यूम या एयर में
वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब हुआ लगभग 3 लाख मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। When light falls on the surface, जब कोई लाइट हमारी सरफेस पर पड़ती है तो या तो वो उसका रिफ्लेक्शन होगा या फिर उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन पे। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When a beam of light strike at a plane surface, bounce back, this process is called reflection of light। कहने का अर्थ क्या हुआ, जब कोई हमारी लाइट बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक एट द प्लेन, किसी प्लेन सरफेस पर स्ट्राइक करती है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, बीम ऑफ लाइट इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, जब कोई एक लाइट रे आएगी तो उसको कहते हैं अ लाइट रे, लेकिन बीम ऑफ लाइट जहाँ पर प्रयोग होता है इसका मतलब होता है वहाँ पर कई सारी लाइट रेज निकल रही हैं। जब बहुत सारी लाइट रेज निकलती है तो उसके लिए हम अब बीम ऑफ लाइट का प्रयोग करते हैं। तो अगर वही बीम ऑफ लाइट बहुत सारी रेस जो हैं किसी एक प्लेन सरफेस पर अगर टकराती हैं और वो बाउंस बैक हो जाती हैं तो यही प्रोसेस हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। इनके कुछ नियम हैं जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए फिगर आपके सामने है। जैसे ये हमारा प्लेन सरफेस है MN, ठीक है, चिकनी सतह है, ग्लास की हो सकती है, शीशे की, या हमारी चिकनी फर्श हो सकती है। और एक हमारी ये रेड कलर से देखिए लाइन बनी है जिसको हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि जस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लाइट रे हमारी इस तरह से आती है तो ये आने वाली लाइट रे को, सबसे पहले तो इस आने वाली लाइट रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण हिंदी में इसको कहते हैं। फिर जब वो किसी सरफेस पे टकराएगी और बाउंस बैक हो रही, देखिए बाउंस बैक होगी, तो जो बाउंस बैक होकर जो लाइट रे जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इसमें से देखिए दो एंगल हमारे बन रहे हैं। देखिए एक एंगल I इसको डिनोट किया है और इसको डिनोट किया है एंगल R। इसका मतलब हुआ, इस एंगल I का मतलब होता है, इसको कहेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसको बोलेंगे द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल कहलाता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना हुआ एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है, ठीक है। अब इसके कुछ नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। दो देखिए, पूरी आपको डिफिनेशन यहाँ दी नहीं गई, हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं। पहला आपको दे दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है एज अ प्लेन सरफेस पे, ये हमेशा होएगा। और दूसरा हमारा नियम है इसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। देखिए, जो हमारी नॉर्मल लाइन, जो इमेजिनरी लाइन हमारी नॉर्मल लाइन है, और जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, एक प्लेन सरफेस के एक ही बिंदु पर हमारा लाई करते हैं, एक ही बिंदु पर लाई करते हैं। ये हमारा हो जाएगा दूसरा नियम। अब एक चीज हम ध्यान से देखिए, हम इसको इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं, लेकिन नॉर्मल को हम रे नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रे नहीं है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, इसलिए इसको हम लाइन कहते हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन जो है वो हम काल्पनिक रूप से कहीं भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, इस तरह से, इधर ध्यान से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, M और N हमने नाम रख दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई लाइट रे आती है और यहाँ टकरा जाए, तो जहाँ पर लाइट रे टकराएगी वहीं पर हम जो है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वही हमारी नॉर्मल हो जाएगी और वहीं से हमारा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है इमेज। मिरर्स, ठीक है। तो मिरर्स जनरली हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर और तीसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर।
अब देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के आगे एरो करके दिया है स्फेरिकल मिरर। देखिए जो स्फेरिकल मिरर इसलिए दिया है क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है एक स्फेरिकल गोलाकार जो बड़े ग्लास से इसको काटा जाता है, इसीलिए इसको इन दोनों को मिरर्स को हम स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, हम ऐसे समझ सकते हैं मिरर, प्लेन मिरर, उसके बाद दूसरा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर भी दो प्रकार के हमारे हो गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आगे चलते हैं मिरर पे। और इमेज ऑन प्लेन मिरर, जैसे प्लेन मिरर पर जो इमेज है, ठीक है, ये हमारा जैसे हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट ये हमारा है तो इससे लाइट रे निकलेगी, सीधी मिरर पे हमारी टकराएगी ऐसे, और सीधा उसी डायरेक्शन पे ये इस तरीके से बैक भी कर देगी। ये एक जनरल प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की। या इसी तरीके से इधर भी जो है रिफ्लेक्ट करेगी, उसी तरीके से बैक कर देगी, ठीक है। तो प्लेन मिरर के जो है कैरेक्टर है क्या, इस जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनेगा वो भी हमारा वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट भी बन सकता है, ठीक। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, सॉरी, वर्चुअल मीन्स आभासी प्रतिबिंब जिसे कहते हैं, और इरेक्ट हमारा सीधा बनेगा, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा, बिहाइंड सम डिस्टेंस एट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कुछ दूरी पीछे, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब दाएं का बायां दिखेगा और बाएं का दायां दिखेगा, ये लेटरली इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे थे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, यानी प्लेन मिरर से जो बनने वाली इमेज होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो भी इमेज बनेगा, ये जितनी डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा लगभग उतनी ही डिस्टेंस पर हमारा इमेज बनेगा। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब पीछे हमारा ऑब्जेक्ट भी 1 मीटर की दूरी पर बना हुआ। हमने केवल m लिखा, मतलब मीटर है कि तो 1 ही मीटर होगा, यहाँ पर 1 मीटर, यानी कि टोटल ऐसे काउंट करें, ऑब्जेक्ट से इमेज की टोटल दूरी जो हो जाएगी वो 2 मीटर की हो जाएगी, और प्लेन मिरर से 1 मीटर ऑब्जेक्ट एंड 1 मीटर इमेज जो है हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। आगे अब इसमें एक चीज लास्ट पॉइंट पे आया था, लेटरली इन्वर्टेड। क्या है लेटरली इन्वर्टेड? या लेटरल इन्वर्जन जो हमारा होता है, ऐसे समझ लेते हैं। लेटरल इन्वर्टेड क्या है, देखिए आपके पास हमने एक शब्द लिख दिया है, और ज़्यादातर ये हम अपने दैनिक उसमें हमको देखने को मिलता है। जो हमारी हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंसेस चलती हैं उसमें देखा होगा, वो एम्बुलेंस हमारे इस प्रकार से लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। उल्टा लिखा होने का एक रीजन है, ठीक है। तो एम्बुलेंस हमारा इस तरीके से लिखा होता है, वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि गाड़ियों पे जो शीशे लगे होते हैं वो प्लेन मिरर हमारा होता है ये, और प्लेन मिरर हमारा लिटरली इन्वर्टेड करके ऑब्जेक्ट को दिखा देता है। और जब हमारा ग्लास लगा होता है तो जैसे कोई भी व्हीकल, किसी प्रकार के कोई भी गाड़ी अगर आगे जा रही है तो इस तरह से आगे एम्बुलेंस ऐसे लिखा मिलेगा। जब वो शीशे पर ड्राइवर देखेगा तो वो उसको यही चीजें उल्टा दिखाई देंगे, यानी कि दाएं वाले अल्फाबेट बाएं दिखाई देंगे, बाएं वाले दाएं दिखाई देंगे, और अपने आप में भी वो दाएं से बाएं हो जाएंगे। तो आप जब इसमें देखेंगे तो शीशे पर अगर आगे चलाने वाला जो गाड़ी आगे चल रही है उसका ड्राइवर अगर उसको पढ़ेगा शीशे पर से तो उसको सीधा सीधा एम्बुलेंस दिखाई देता है। इसीलिए आगे जो है एम्बुलेंस पे नाम उल्टा इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या है लेटरल इन्वर्जन? अपीयरेंस रिवर्सल ऑफ द मिरर इमेज लेफ्ट एंड राइट व्हेन कंपेयर्ड विद द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो अपीयरेंट कैसा होगा? रिवर्सल होता है ऑफ द मिरर का। जैसे इमेज जो बनेगी वो लेफ्ट की राइट बनेगी और राइट की लेफ्ट में बन जाएगी, ठीक। ये हमारा था प्लेन मिरर। अब आगे चलते हैं स्फेरिकल मिरर की तरफ। स्फेरिकल मिरर, ये देखिए हमारे ग्लास का एक स्फेयर है, ठीक है, और ये पोर्शन हमने यहाँ से इसको कट कर लिया इस तरह से, ठीक है। तो ये
कट कर लिया तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर का ही भाग है। और एक चीज और समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारा स्फेयर है तो ये जो हमारा होगा वो सेंटर ऑफ द स्फेयर होगा, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ द स्फेयर होगा, अगर स्फेयर के अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये सेंटर से लेकर ये सेंटर, ये इसकी सरकमफ्रेंस मान लेंगे। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी जो होती है, मैथ में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो रेडियस कहलाती है, इसलिए इसको आर से डिनोट करेंगे। और साइंस में इस चैप्टर के लिए इसका नाम रखते हैं रेडियस ऑफ द कन्वेंचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कन्वेंचर। और इसी से ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी मैथमेटिकली ये डायमीटर होती है। इसको थोड़ा सा बैक करके ऐसे कि ड्रॉ किया गया है। और इस फिजिक्स में इस चैप्टर के लिए इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो हमारी रेडियस होगी इसकी, ठीक है, रेडियस, इसमें एक फोकस बिंदु भी होता है जो कि जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस होता है। मीन्स जो हमारा फोकस होगा वो रेडियस का जस्ट हाफ होगा। कहने का मतलब, यदि मान लीजिए हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसकी रेडियस हमारी 10 सेंटीमीटर की है, तो इसका मतलब हमारा जो फोकस बिंदु होगा वो 5 सेंटीमीटर पर होगा। यानी कि फोकस से ये सेंटर की दूरी और फोकस से ये सरकमफ्रेंस, यहाँ पर हम पी से इसको डिनोट करते हैं और साइंस में इसको पोल बोलते हैं, इसकी दूरी क्या होगी? इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर अभी पीछे पढ़े थे। स्फेरिकल मिरर हमारा 2 प्रकार का होता था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसमें से जो नए टर्म आए हैं इसको समझ लेते हैं। पी हमारा क्या होता है? पोल। सी को हम डिनोट करेंगे सेंटर ऑफ द कन्वेंचर, अभी हमने बताया। फिर आर हमारी रेडियस, एफ होती है फोकस, उसके बाद कोई स्मॉल एफ लिखा है फोकल लेंथ। स्मॉल एफ मतलब ये पॉइंट तो हमारा हो गया फोकस, ध्यान से देख लीजिए, ये पॉइंट हमारा होगा वो फोकस होगा। लेकिन इस फोकस से इस पोल तक की कुल दूरी जो होगी वो हमारी स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? जो इसकी विड्थ होती है हमारी स्फेरिकल मिरर के, जो हमारा कट किया जाता है, ये समझना है इसको, ये इसका अपर्चर होता है, यानी M2N, ये हमारा अपर्चर होता है। ये हमारा पॉइंट M हो गया और नीचे हमारा N हो गया, तो M2N डिस्टेंस हमारी अपर्चर कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्फेरिकल मिरर के टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। अब देखिए, कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम डायवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब इसको क्यों कन्वर्जिंग और क्यों डायवर्जिंग कहते हैं, इसको हम अभी समझेंगे आगे। ये जैसे फर्स्ट हमारा ये फिगर बना है हमारा, ये जब हमारा ये फिगर होगा, ये जो बाहर लाइन है इसको हम कह सकते हैं ये इसमें पेंटिंग है, कलाई है जिसको बोलते हैं। तो क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। जो हमारा कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर होगा उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ होगी। लेकिन हमारा कॉन्वेक्स या डायवर्जिंग मिरर में जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कर्व्ड इनवर्ड होगी। क्या होगी? इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ, इसमें आउट यानी बाहर की तरफ होगी, ठीक है। अब इसको कन्वर्जिंग और डायवर्जिंग क्यों कहते हैं ये अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, या अगले पार्ट में अभी हमको पढ़ना है तो इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसके क्या नियम है? रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम। अगर इसका हम रे डायग्राम बनाते हैं तो क्या नियम होंगे? टोटल 4 नियम हैं, बारी बारी से समझते चलते हैं। टोटल हमारे 4 नियम हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, इसको समझ लीजिए। जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया, और ये हमारी सेंटर ऑफ द कन्वेंचर हो गया, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द कन्वेंचर है और सी से पी तक की दूरी हमारी रेडियस कहलाती थी, यानी रेडियस ऑफ द कन्वेंचर, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो पहला रूल ये कहता है कि जब कोई लाइट रे
इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, इस तरीके से सेम डिस्टेंस हर जगह से पैरेलल जाएगी। तो जब वो हमारे मिरर से स्ट्राइक करेगी, मिरर पे टकराएगी, तो वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस पॉइंट से होकर निकल जाएगी। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दूसरी देख लीजिए, जैसे ये लाइन भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ पैरेलल ही गई है और रिफ्लेक्ट होकर वो फोकस से होकर निकल जाएगी। कितनी भी रे आप ड्रॉ करें, सब फोकस से होकर रिफ्लेक्शन होने के बाद जाएंगी। ये है कॉन्केव मिरर का फर्स्ट रूल। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो भी समझाया वही लिखा है। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाएगी तो विल पास थ्रू, तो वो पास होगी थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जो है पास हो जाएगी। दूसरे रूल पे आ जाते हैं। ठीक है, रूल नंबर सेकंड, ये देखिए, ये जैसे दिया है, अरे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल नंबर फर्स्ट का जस्ट इनवर्स है। मान लीजिए कोई लाइट रे जो इंसिडेंट होती है वो फोकस से केवल जाए, फोकस से अगर निकल के जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, जब उसका रिफ्लेक्शन होगा तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी कि जब पैरेलल आती थी तो फोकस से होकर उसका रिफ्लेक्शन होता था, और जब फोकस से होकर कोई लाइट रे जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, ये हमको समझ लेना है। अब रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं। अ रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ द कन्वेंचर, जब कोई लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ द कन्वेंचर से पास होगी तो इट रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे ये हमारा सी है, ठीक है, ये हमारा सी हो गया, सी पॉइंट, और ये हमारा फोकस है। कहने का अर्थ क्या हुआ, कह रहा था जब कोई लाइट रे हमारी इस तरीके से, थोड़ा सा हम इसको बैक कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, जब जैसे हमारी कोई लाइट रे इस चीज से होकर निकलेगी, ये सी से होकर निकलेगी और वो मिरर से टकराएगी, तो अभी क्या है, इस रास्ते से ये गई है। लेकिन जब कोई लाइट रे, कहने का मतलब क्या हुआ, जब रूल ये है कि जब कोई इस पॉइंट से होकर, यानी सेंटर ऑफ द कन्वेंचर से पास होकर जाएगी, तो उसी रास्ते से इसका ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, उसी रास्ते से इसका रिफ्लेक्शन भी हो जाता है। वही हम रूल लिखा है, अ रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ द कन्वेंचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। उसी रास्ते से उसका रिफ्लेक्शन भी हो जाता है जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ द कन्वेंचर से होकर पास होती है। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट एंड फोर्थ रूल की तरफ, कॉन्केव और कन्वर्जिंग मिरर में। फोर्थ रूल है, अ रे इंसिडेंट थ्रू ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। जब कोई लाइट रे मान लीजिए सीधा पोल से हमारी टकराए ना, सीधा देखिए पोल से हमारी टकरा रही है, ये हमारा पॉइंट पी ही होता है, ये पॉइंट पी हो जाएगा। ठीक है, तो वो इक्वल एंगल बनाती हुई ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब ये एंगल आई जो हमारा इक्वल होगा, ये आर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। इट मीन्स इस कंडीशन पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं रे डायग्राम और इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। तो इसको पहली चीज तो स्टूडेंट्स को ध्यान से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब जो पढ़ने जा रहे हैं रे डायग्राम, क्योंकि इससे हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए काफी कुछ हेल्प मिलती है। कहने का अर्थ ये हुआ, यदि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप इस मिरर से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो उसका आंसर जो है, अगर इन रे डायग्राम्स को आपने समझ लिया तो लगभग आपके इसके आंसर जो हैं आप उसके करीब करीब पहुंच जाएंगे। आपको पहले से पता चल जाएगा कि लगभग इसका आंसर इस और इस मतलब समथिंग डिस्टेंस जो भी आएगा उसका आंसर उसके आसपास आप पहुंच जाएंगे। आपको पहले से आभास होगा कि इतने और इतने के बीच में ही उसका आंसर होना चाहिए। तो फिलहाल फर्स्ट उस पर चलते हैं। व्हेन, अब देखिए जो हमारी, जैसे ये हमारा क्या था, कॉन्केव मिरर। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा जाए और उसका फिर इमेज कैसा बनेगा, हमको ये समझना है।
तो इसके हमारे टोटल रूल्स हैं वो 6 रूल हैं। कितने? 6 रूल्स हैं। अब कौन कौन से रूल क्या है? ऑब्जेक्ट की प्लेस कहाँ कहाँ पर वो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, उसी के हिसाब से उसके 6 रूल हमारे बन जाते हैं। ठीक है, पहला रूल तो क्या है, जो हो सकता है जब हमारा ऑब्जेक्ट P एंड F यानी कि पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच में रख दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड हो गया जब फोकस पॉइंट पर ही ऑब्जेक्ट रखा हो, सेकंड। फिर जब C एंड F, इन बिटवीन C एंड F यानी कि फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द कन्वेंचर के बीच में रखा जाए। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर एट C यानी कि सीधा सेंटर ऑफ द कन्वेंचर पर ही ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। फिर बियॉन्ड द C के पीछे रखा जाए, पांचवा हो गया। और एक इस जो हमारा मिरर है इससे बहुत दूर रखा जाए ऑब्जेक्ट को, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटी पर रखा जाए। तो इस प्रकार से टोटल 6 कंडीशन हो गई ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को इस चीज के साथ इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो क्या हुआ। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा तो है ही नहीं, मिरर के अकॉर्डिंग वो दिखेगा तो है नहीं। तो क्या करते हैं, हम मान लेंगे को पैरेलल जो है रेज उससे चली आ रही हैं, तो क्या होगी टकराएंगी और फोकस पॉइंट से होकर निकल जाएंगी। रूल नंबर फर्स्ट ये कह रहा था ना। इस तरह से देखिए सब रूल पास होकर निकल गई। ठीक है, अब पास होकर निकल गई तो इसका ऑब्जेक्ट इसका जो है इमेज कहाँ बनेगा, जो इसका इमेज बनेगा वो फोकस पॉइंट पर ही बनेगा और एक बिल्कुल छोटा पॉइंट साइज का बनेगा। इसलिए ये अब इस इमेज से आप समझ सकते हैं। और इमेज फॉर्म कैसा बनेगा, देखो इधर हमने सही से लिख दिया है, इसको आप समझ के यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो इमेज फॉर्म पोजीशन इसकी क्या होगी, एट F यानी F पर ही बनेगा। नेचर कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, वो रियल बनेगा यानी वास्तविक बनेगा। ठीक है, अभी रियल इमेज का पढ़ रहे थे। देखिए ये लाइट रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर देखो ये लाइट रे गई यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और सभी लाइट रे क्या हो गई, F पॉइंट से एक दूसरे को कट करती हुई निकल जा रही है। ठीक है, तो वास्तव में कट कर रही है, देखिए दिख रहा है। तो इस प्रकार से जब दिख रहा है वास्तव में कट कर रहे हैं तो ये हमारा रियल इमेज होगा। अभी कहीं वर्चुअल आएगा तो रियल और भी क्लियर हो जाएगा। इन्वर्टेड बनेगा यानी कि उल्टा बनेगा ये। ठीक है, और साइज बिल्कुल पॉइंट साइज का हमारा इमेज बनेगा। दूसरा जो है इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। अगर वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए वो डायग्राम पहले से बनाया था इसलिए अगर ना समझ में आया हो तो देखिए, जब इन्फिनिटी पर होगा तो कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसे लाइन ऑब्जेक्ट से हमारी रेज निकली लाइट रेज, तो वो रिफ्लेक्ट होंगी हमारी F से होकर ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरी लाइट रे निकली इस तरह से, लेकिन ये भी जब हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो इसी फोकस से ही निकल जाएंगी। ठीक है, ऐसे अब हम इधर से ड्रॉ कर लेते हैं, तब भी ये लाइट रे आई और इसी फोकस से होकर निकल जाएगी। तो सारी लाइन क्या है, इसी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो यहीं पर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द C, जब ऑब्जेक्ट को C के पीछे रखा जाएगा तो क्या होगा। जब ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पर C के पीछे रखा है तो हमारी ये लाइट पैरेलल जाती है। ठीक है, इससे टकराई कॉन्केव मिरर से और रिफ्लेक्ट हुई और F से ही होकर निकल जाएगी। ठीक है, एक लाइट दूसरी मान लेते हैं ये C से पास होकर जाएगी, तो रूल हमने क्या पढ़ा था, जब C से पास होकर जाएगी उसी पाथ से सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, तो इसी पाथ से निकल जाएगी। अब ध्यान से देखिए इस फिगर को, जब ये लाइट रे पहले पैरेलल वाली गई और रिफ्लेक्ट हुई ये इस रास्ते से आई और ये इधर से इंसिडेंट हुई, लेकिन जब रिफ्लेक्शन होगा इसी रास्ते से तो इस पॉइंट पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो जहां पर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर लाइट रे एक दूसरे को कट कर जाएंगी, समझ लीजिए उसी पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज तैयार हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर कटा तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये डिस्टेंस जो होगी ये इसकी इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पर इमेज बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा। अब देखिए पोजीशन सर से लिखा है बिटवीन F एंड C, जो उसका पोजीशन क्या होगी इमेज की, कहाँ पर बनेगा, F और C के बीच में, नहीं फोकस एंड सेंटर ऑफ द कन्वेंचर के बीच में। देखिए बन रहा है C और F के बीच में बन रहा है। रियल बनेगा, वास्तव में देखो रेस यहाँ पर मीट कर रही हैं तो रियल बनेगा। इन्वर्टेड देखिए उल्टा बन रहा है,
स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज का मतलब वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, जितना हमारी जो भी वस्तु जितने साइज की होगी उससे छोटा बनेगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पर, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पर ही रखा जाएगा तो क्या होगा, देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पर रखा जाएगा तो जैसे कोई लाइट रे हमारी ये देखिए पैरेलल आई, तो ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होकर इसी एफ पॉइंट से निकल जाएगी, ठीक है, इसी एफ पॉइंट से हमारी क्या होगी, निकल जाएगी, ये होगी, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई लाइट रे जो हुई वो एफ से होकर जा रही है ना, एफ से होकर, तो क्या हो नियम था, वो इससे पैरेलल होकर निकल जाएगी, ठीक है, इससे सॉरी थोड़ा तिरछा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं, ये यहाँ से बनेगा, ये जो है एफ से होकर निकल जाएगी। तो ये जो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर कटा, थोड़ा यहाँ पर मीट कर गई, हम रफली डायग्राम बना रहे हैं, वो लगभग इस जगह पर जो है कट करेंगे एट बिल्कुल सी के सीध पे। हम रफली डायग्राम बनाया है, इसलिए जब भी इसको ड्रॉ करेंगे रफली, इसलिए क्योंकि ये भी देखो इधर से तिरछी हो गई ये लाइन, ये लगभग ऐसे कट करेगी, तो ये यहाँ पर जाएगी, तो ऐसे कट करेगी, तो इसी पॉइंट पर आ जाएगी, तो इसलिए इसका पोजीशन हुआ पोजीशन एट सी, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट तो हमारा सी पर रखा है, और क्या हुआ, इमेज भी हमारी सी पर ही बनेगी, केवल रियल बनेगी, उल्टी इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बनेगी, और सेम साइज, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही बड़ी इमेज, उतनी ही साइज की इमेज हमारी बनेगी जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाएगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा जाएगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा जाएगा, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये सीधी गई, टकराई, ठीक है, टकराने के बाद एफ से होकर निकल गई, ठीक है, और एक लाइट रे ऐसी गई जो सी से होकर जा रही है, तो सी से होकर जाएगी, ठीक है, उसी रास्ते से फिर वापस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ ये, ठीक है, और ये इधर जा रही है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए सॉरी ये गई, और जब ये बैक होगी तो लगभग इस पॉइंट पर कहीं जाकर काट के आगे निकल जाएंगी, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट इमेज बन गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और इसका इमेज ये बन गया। तो पोजीशन हमारी क्या है, बियॉन्ड द सी, यानी इमेज कैसे बनेगी, सी के पीछे बनेगी। नेचर रियल ही बनेगा, वास्तव में देखिए काट रही है लाइट रेज। इन्वर्टेड देखो उल्टा भी बन रहा है, उल्टी बनेगी। एंड इन लार्ज मतलब वस्तु से बड़ी बनेगी, ये देखिए बड़ी बन रही है, ठीक है। आगे फिफ्थ नंबर पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा जाएगा तो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हमने एफ पर रखा, ये देखिए अब एफ पर रखा, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे यहाँ से टकराई मिरर पे और एफ पॉइंट से देखो होकर काट के निकल गई। अब कोई लाइट, अब दूसरी लाइट रे ले लेते हैं, मान लीजिए सेंटर ऑफ द कन्वेंचर से जा रही है, ये इधर से लाइट रे गई, इधर से ये मिरर से टकराई और फिर वापस हो गई उसी रास्ते से। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों एकदम पैरेलल एक दूसरे के जा रही हैं। अब पैरेलल जा रहे हैं इसका मतलब है कहीं मिलने की संभावना इनकी नहीं है। जब मिलने की संभावना नहीं होती है तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इसका इमेज नहीं बनेगा, हम ये कहेंगे इसका इमेज इन्फिनिटी पर जाकर कहीं बनेगा, ठीक है। तो इमेज क्या है, इमेज की पोजीशन जो होगी वो इन्फिनिटी पर होगी, नेचर रियल ही बनेगी, इन्फिनिटी पर जहां भी बनेगी वो रियल ही बनेगी। इन्वर्टेड उल्टी ही बनेगी, क्योंकि देखिए हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे है और ये लाइट नीचे की तरफ जा रहा है, जो भी बनेगी यही उल्टी ही कहीं बनेगी। और साइज हाईली इनलार्ज, क्योंकि देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से इतनी डिस्टेंस इसकी है। अभी प्रिंसिपल एक्सिस को अगर और बढ़ा दिया जाए ऐसे, ठीक है, अगर मान लीजिए इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, इधर से देखा जाए तो और डिस्टेंस हो गई। अभी तो ये मीट ही नहीं हुई है, अभी तो मिली ही नहीं है, अभी पता नहीं कहाँ पर मिल जाए। जैसे जैसे डिस्टेंस और बढ़ती जाएगी तो और ऑब्जेक्ट बड़ा, अगर मान लीजिए यहीं कहीं मिलती है आपस में तो ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा ऐसे बनता, अभी तो मिली ही नहीं, और दूर जाएंगी तो हाईली लार्ज, इसलिए कहते हैं बहुत ही बड़ा बनेगा। अब 6 नंबर देख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, जब ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखा जाएगा। तो ये देखिए
लाइट रे गई और फोकस से होकर निकल गई, और सी से होकर जब कोई लाइट रे जाएगी तो उसी सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट होगी। अब धीरे धीरे देखिए, अब इसमें समझ लेते हैं। देखिए ये जो है लाइट रे ये जाती चली जाएगी, इस तरीके से ये लाइन जाती चली जाएगी। देखिए पहले इनके बीच की डिस्टेंस कम थी, यहाँ देखा और ज़्यादा हो गई, यहाँ देखा और ज़्यादा हो गई, यहाँ देखा और ज़्यादा हो गई। इसका मतलब इसका आगे आगे और भी जितनी जाएंगी आपस में डिस्टेंस दूर ही होती जाएंगी, पास में नहीं आएंगे। इसका मतलब इधर तो इनके चांस नहीं है मिलने के। जब तब और क्यों मिलने के लिए बार बार क्यों कह रहे हैं इनके चांस नहीं मिलने के, क्योंकि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हमारा इमेज नहीं बनेगा। इमेज के अभी अब पीछे पड़ चुके हैं, तो इसका मतलब आगे से कहीं संभावना नहीं है। तो क्या करते हैं, अच्छा इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे और ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब चूंकि देखिए ये हमारा कॉन्केव मिरर है, इसके आगे पॉलिश है, तो लाइट रे वास्तव में तो नहीं जाएंगी, लेकिन अगर जाएंगी तो जाती तो इस तरह से जाती। इसको बढ़ा लेते हैं, अगर ये कहीं जाती तो ऐसे इस तरह से जाती। ये पॉइंट हो गया ना, ए वाला पॉइंट मान लीजिए, एंड का वाला ए पॉइंट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये कहीं आगे जाकर मिलती तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट ऐसे बन जाता। अब देखिए ध्यान से, लाइट रे क्या वास्तव में गई हैं इधर? नहीं गई हैं ना। हमने कहा यदि अगर ये जाती है ऐसे तो इस तरह कहीं जाकर ये इधर कहीं, अब इधर तो दूर हो रही हैं, पीछे बराबर एक दूसरे से दूर हो रही हैं, क्या मतलब आगे जाकर कहीं मिलेंगी। तो मान लीजिए इस पॉइंट पर मिलेंगी, तो जहां पर मिल जाएंगी वही उसका इमेज बनेगा। तो अभी ये वास्तव में नहीं मिली हैं ना, मान लेते हैं अगर ऐसी अपीयर टू मीट, यानी कि ऐसे यहाँ पर प्रतीत होते हैं कि अगर मिलती तो इस तरह से मिलेंगी। तो ये क्या हुआ, वास्तव में नहीं मिली हैं, अपीयर टू मीट हुआ है। तो ऐसे ही इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है, जो वास्तव में लाइट रे मीट ना करें, केवल अपीयर हों, ठीक है। तो इसीलिए उसकी इमेज की पोजीशन जो होगी बिहाइंड द मिरर, देखिए मिरर के पीछे, ठीक है। नेचर वर्चुअल बनेगा, ये देखिए क्यों वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा, क्योंकि अब लाइट रे से ये इमेज मिल नहीं रही है, ये प्रतीत हो रही है ना। फिर आगे देखते हैं इनलार्ज, और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। यूज क्या है, यूज इन टॉर्च, जो हमारी टॉर्चेस आती हैं उसमें कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। सर्च लाइट में भी, एंड व्हीकल्स हेडलाइट, जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। अच्छा गाड़ियों की हेडलाइट पे क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि अभी हम बार बार देख रहे थे कि कॉन्केव मिरर से जो भी लाइट रे आती हैं वो सीधा फोकस पर सबको सेंट्रोइड करती हैं। तो इसीलिए जो व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं वो आगे मिरर कॉन्केव इसलिए लगाते हैं, क्योंकि आगे एक जगह पर लाइट रे सब फोकस हो तो हमको ऑब्जेक्ट आगे, हमको व्हीकल्स के आगे स्पष्ट हमको चीजें दिखाई दें। तो गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्यों हेडलाइट ऐसा किया है, आगे लिखा है टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्योंकि हमको ऐसा मिले। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ना, डेंटिस्ट जो होते हैं वो दांतों की साइज उनको बड़ा दिखाई दे, इसलिए कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। एंड यूज इन सोलर फर्नेस, और जो हमारी सौर भट्टियां होती हैं उनमें भी कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे है रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा अब जो है अगर डायग्राम बनेगा उसके क्या नियम है, उसके भी 4 रूल्स हमारे पास। देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसमें देखिए जब कोई लाइट रे क्या हुई, इस टकराई यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर से, तो ये डाइवर्स हो गई इधर, ठीक है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये हो गई, तो क्या है आपस में यहाँ कहीं जाकर मीट तो भी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अभी नियम हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमारा रूल है जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो डाइवर्स हो जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो है पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट, यानी प्रिंसिपल एक्सिस और जो हमारी लाइट रे पैरेलल आ रही है उसके अपोजिट साइड में हो जाएगी। देखिए अ लाइट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब कॉन्वेक्स मिरर से जब कोई लाइट रे हमारी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स मिरर में, अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस पॉइंट, फोकस की पॉइंट की तरफ जो है वो डाइवर्स होती दिखाई देती है, यानी कि इधर तो अब दूरी बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर यहाँ अगर ये पेंटिंग नहीं होती ना तो ये आगे इस एफ पॉइंट पर मिल जाती है, इसीलिए कहा है फ्रॉम द फोकस पॉइंट। नेक्स्ट है अगला, ठीक है, ये देखिए सेकंड क्या है,
अगर वही जस्ट अपोजिट, जब कोई लाइट रे मान लीजिए फोकस, एक मिनट रुक जाते हैं, हाँ, अ लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का क्या क्या अर्थ हुआ, जब कोई लाइट की रे डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, फोकस की टुवर्ड्स मतलब जैसे फोकस की तरफ ही आ रही हो वहां से, अब बीच में हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर पड़ गया, तो जैसे ही टकराएगा ये तुरंत प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बैक कर देगी। ठीक है, ये दूसरा रूल है। थर्ड रूल हमारा क्या कहलाता है, ये देख लेते हैं। जब कोई लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कन्वेंचर, ठीक है, सेंटर ऑफ द कन्वेंचर, तो रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पथ। अब यहाँ सेम पथ आ रही थी, जो कि ये क्या थी, टुवर्ड्स द सेंटर थी, इसलिए ये उसी रास्ते से बैक हो जाएगी। तो अगर आगे ड्रॉ करते, क्योंकि लाइट आई तो नहीं, लेकिन अगर ड्रॉ करते सी पॉइंट पर मीट करती, इसलिए वो उसी रास्ते से वो बैक हो गई। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हुआ, इसमें भी जब कोई लाइट रे टुवर्ड्स द पोल, रे इंसिडेंट टू द पोल, पोल में इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल, सेम एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये 4 रूल थे कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, आगे चलते हैं। रे डायग्राम ऑफ इमेज, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो रे डायग्राम बनते हैं कैसे, जैसे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, 2 ही बनते हैं, तो पहले पढ़ लेते हैं। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड हो तो क्या होगा, देखिए जब इन्फिनिटी पर होगा तो उसी तरीके से पैरेलल लाइन हमारी आती हुई प्रतीत होंगी, जैसे हमने कॉन्केव मिरर में पढ़ा है। ठीक है, और इस लेंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये डाइवर्स हो गई, ये आई तो ये डाइवर्स हो गई, इधर से देखो ये लाइन हो गई, ये डाइवर्स हो गई, ये लाइन आई, ये डाइवर्स हो गई, तो ये सब दूर दूर होती चली जाएंगी, आपस में कहीं मीट होंगी ही नहीं पीछे। तो क्या होगा, अगर ये मिलती तो इस तरह से इसको ड्रॉ करते, अगर ये मिलती तो ये सारी लाइनें हमारी कहाँ पर मिलती, फोकस पे मिलती। ठीक है, इस फोकस पॉइंट पर हमारी मिलती, ये इसका सिस्टम है। तो इमेज कैसा बनेगा, एट एफ पर ही मिलेंगे, तो एट एफ पर पोजीशन बनेगा। वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल मतलब आभासी, क्योंकि वास्तव में जो हमारी रेज हैं, लाइट रेज हैं, वो यहाँ पर मिली नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा था, इसलिए वर्चुअल इसको कहेंगे। इरेक्ट, और जो भी बनेगा सीधा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट सीधा हो इधर मतलब अपवर्ड रहा होगा सीधा, तो इमेज भी हमारा अपवर्ड सीधा ही बनेगा। और साइज बिल्कुल पॉइंट साइज का हमारा इमेज बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड P एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को P एंड इन्फिनिटी के बीच में रख देंगे कहीं पर भी। ठीक है, एक तो हमारा रीजन क्या, जब इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इन्फिनिटी को मतलब हमको ऑब्जेक्ट दर्पण से इतना दूर है कि दर्पण पे से दिखता ही नहीं है, तो कॉन्वेक्स मिरर पे, यानी कि उत्तल दर्पण से हिंदी में कहते हैं। और जब उसको केवल उस इन्फिनिटी वाली पोजीशन को छोड़ दे, तो बाकी कोई भी पोजीशन हो, चाहे बियॉन्ड द सी हो, चाहे सी पर हो, है ना, या सी और एफ के बीच में हो, या एफ पर हो, कहीं पर भी हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इसलिए कहा गया, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखेंगे, तो ये देखिए ये लाइट रे जैसे गई, ये डाइवर्स हो गई। और कोई लाइट रे मान लीजिए डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है, तो क्या होगी, इसी रास्ते से जाएगी और इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो इस रास्ते से गई, लेकिन जब वापस आएगी तो इसी को तो हम मतलब ऐसे गई ये, और इसी को ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये हमारी गई ये इधर, और इधर रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन अगर ये आगे जाती तो इस तरीके डस करके यहाँ पर सी पॉइंट पर मिलती, और ये अगर इधर जाती तो डस करके इधर एफ पॉइंट पर मिलती। तो इस पॉइंट पर देखो दोनों कट करती, तो यहीं पर इसका इमेज बन जाता। आप देखिए इस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल छोटा भी बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से सीधा बन रहा है, और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के उल्टी डायरेक्शन में बन रहा है, यानी कि। तो ये सारी चीजें अब पढ़ेंगे। पोजीशन बिटवीन एफ, पी एंड एफ, देखो पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट बन रहा है, वर्चुअल आभासी बन रहा है, एंड डायरेक्ट सीधा बनेगा, और साइज स्मॉल बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर
से बनने वाली इमेज। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ना, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है, रियर व्यू मिरर के रूप में इसका यूज किया जाता है इन व्हीकल्स ना, पीछे का देखने के लिए। इट ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू डायमेंस्ड इमेज, कहने मतलब रियर व्यू इमेज क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमेशा इट ऑलवेज गिव इरेक्ट, क्योंकि हमेशा सीधा तो डायमेंशन बड़ा करके मिरर जैसे टाइप मिरर पे देखते हैं पीछे तो कोई चीज देखी जाती है तो जितना जो ये होता है ये थोड़ा वाइड करके एरिया को दिखा देता है, इसलिए इस मिरर का हम रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। इट हैव वाइडर, क्यों, क्योंकि इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि इसका जो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है इसीलिए व्हीकल्स में इसको हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के रूप में। नेक्स्ट है यूज्ड इन ब्लाइंड टर्न एंड ऑन द पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटीज विजन ऑफ द बोथ साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई एक रोड है इस तरीके से और एक रोड ये यहीं पर ऐसे इस तरीके से टर्न है, मान लीजिए यू टर्न टाइप की है, तो मान लीजिए कोई गाड़ी इधर से आ रही है तो और इधर से भी कोई आ रही है तो इसका ड्राइवर ना इसको देख पाएगा सही से ना इसको देख पाएगा। तो करते क्या है इसका तरीका, तो इस जगह पर जो है एक हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर दिया जाता है यहाँ पर, जो कि ये इस तरीके से इतना वाइड करके दिखाता है। तो जब ये इस ड्राइवर को इस मिरर से इस गाड़ी का प्रतिबिंब और इस ड्राइवर को इस गाड़ी का प्रतिबिंब इस पर दिख जाता है, तो ये दोनों पहले से ही जो है समझ जाते हैं कि उधर से भी कोई व्हीकल आ रहा है। नेक्स्ट है यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर, ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में, सुरक्षा जो है दर्पण के रूप में इस दुकानों पर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे ये देख, मान लीजिए ये काउंटर है ना, हेड ऑफ शॉपकीपर का ये काउंटर है, तो ये क्या करते हैं इधर साइड में से, ये देखिए ये मिरर इधर साइड में से लगा देते हैं, ठीक है। तो साइड में लगा देंगे तो इसका जो है फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ये ऐसे होगा, इस तरीके से ये ऐसे फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा, यानी कि ये पूरा जो है चारों तरफ का ये दिखाई देगा। तो ये जो हमारा शॉपकीपर होगा इस मिरर से देखकर अपनी सारी दुकान में पूरे दुकान के अंदर जो भी कुछ हो रही हलचल उसको बैठे बैठे दिखाई पड़ता है। तो ये थे कॉन्वेक्स मिरर के उपयोग, उसके यूजेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइंस कन्वेंशन सीधी सीधी बात से आपको इसके बाद समझ लेना है कि जैसे इस पॉइंट पर हमारा कोई भी जो है ऐसे कोई भी दोनों में से कोई भी हमारा मिरर रखा जाता है, तो साइन कन्वेंशन में देख लेना है इसमें क्या क्या होगा। पहली चीज तो ऑब्जेक्ट रखी जाएगी, तो ऑब्जेक्ट को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट रखी जाएगी तो उसका इमेज भी बनेगा, इमेज को हम वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और हमारा फोकस पॉइंट तो हमारा होगा ही होगा, तो एफ जो होगा, ठीक है, वो होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट यानी जीरो, ठीक है। अब हम जो भी हमारा यहाँ पर मिरर होगा हम बार बार देख रहे थे इतने इमेज फॉर्मेशन से हम ऑब्जेक्ट को हम इधर लेफ्ट साइड ही रख रहे थे बार बार। इसका मतलब अगर ये जीरो होगा तो मैथ के हिसाब से अगर नंबर लाइन सिस्टम से इसको देखें तो जीरो के इधर पॉजिटिव, अगर ये एक्स एक्सेस के हिसाब से देखें तो ये इधर सब पॉजिटिव नंबर लिखे जाएंगे, उधर सब निगेटिव नंबर लिखा जाएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा किधर है निगेटिव की तरफ है, तो इसीलिए कह देते हैं यू इज ऑलवेज निगेटिव। साइन कन्वेंशन में चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, यू हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। अब जब कॉन्केव हमारा जो मिरर था उसमें जितने भी हमारे इसका इमेज जो बन रही थी वो सभी इसी तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रही थी, एक पोजीशन को छोड़कर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्केव के लिए जो व्यू होगा वो भी निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इधर बिहाइंड यानी कि इस न्यूट्रल पॉइंट से पीछे ही बन रहा है। और एफ भी देखो इधर ही मिल रहा था, क्योंकि जब पैरेलल जाती थी और ऐसे कट कर देती थी पॉइंट पर, तो ये भी
निगेटिव हो जाएगा। अब उसी तरीके से ये हमारा था कॉनकेव मिरर के लिए, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है, कॉनकेव के लिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। अब यू तो हमने अभी बताया कि ये ऑलवेज निगेटिव होगा, ठीक है। वी क्या होगा, अभी कॉन्वेक्स में देखा हमने कि लाइट रे आती थी, डाइवर्स हो जाती थी, तो इधर तो कहीं नहीं मिलती थी, लेकिन अगर प्रतीत होती तो आगे हम बॉल बढ़ते या तो एफ पर या तो पी एंड एफ के बीच में। तो इसका मतलब वी इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड एफ भी हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर ये एफ और सी से बना होता था ना, अभी पीछे जो समझे हैं, तो या तो एफ पर बनेगा, इन दोनों के बीच में बनता था, तो एफ भी पॉजिटिव होगा। तो समझ लेना है कि ऑलवेज निगेटिव जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ द इमेज होगी, और डिस्टेंस ऑफ द जो हमारी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज निगेटिव होगी, एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज वो निगेटिव फॉर कॉनकेव एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। सिमिलरली फोकल लेंथ इज निगेटिव फॉर कॉनकेव एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। अब इसके बाद इसी से देख लेते हैं हम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमारा ये फार्मूला होता है मिरर फार्मूला, जिसे कहते हैं 1/v का मतलब हो गया 1/v मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/u कहने का मतलब 1/u का मतलब u हमारा हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और f हमारा होता है फोकल लेंथ। तो इट मीन्स क्या हुआ, इसको सीधा सीधा हम कह सकते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के रिसिप्रोकल का एडिशन, यानी कि रिसिप्रोकल का एडिशन जो होगा वो इक्वल होगा द रिसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ के, ठीक है। ये मिरर फार्मूला कहलाता है, ठीक है। अब इससे संबंधित जो इसका डेरिवेशन और इससे संबंधित कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स, वो जब पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा तो एक नए वीडियो में आपको इसके डेरिवेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पहले आपको चैप्टर अच्छे से समझ लेना है। राइटिंग सेक्शन के लिए आप वीडियो को पुश करके जो है आप जो है डिफिकल्ट डिफिनेशंस अपने मन से अगर आप नहीं लिख सक रहे हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक लास्ट और बचता है, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, हिंदी में इसको आवर्धन क्षमता बोलते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मैग्निफिकेशन एक हिसाब से हमारा क्या होता है, ये एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट का अनुपात हमारा होता है। जो भी अनुपात होगा वो मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर कहलाएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज को हम I से डिनोट कर देते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम O से डिनोट कर सकते हैं, या हाइट है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ओरिजिनल है तो उसको S से कहेंगे, इमेज है तो उसको H डैश से भी कर सकते हैं, एज यू लाइक, जैसा आपको ज़्यादा अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। फिर एक और भी होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V अपॉन U, यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ये होगा ये निगेटिव के साथ में आएगा। तो ये दो फार्मूले हमारे मैग्निफिकेशन के हो गए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा ये फर्स्ट पार्ट हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का समाप्त होता है। इस पार्ट में हमने लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के विषय में हमने सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। ये लाइट रिफ्लेक्शन के विषय में हम जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आप इनको अच्छे से आप समझ लेंगे थोड़ा सा। अब इसमें एक कुछ मेन चीज़ें आपको भी आगे और देखनी है, थोड़ा सा देख लेते हैं, जो समझने वाली बात है। देखिए अभी तक अब जो हमारा जैसे कॉनकेव जो मिरर था उसमें से हम देख लेते एक बार क्या समझने वाली बात थी। ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा F पॉइंट है और ये हमारा
सी पॉइंट है, यानी कि फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अभी हमने देखा जब हमारी ऑब्जेक्ट ये, इसको हम मान लेते हैं मिड पॉइंट, सी को हम मान लेते हैं इस जो है ऑब्जेक्ट एंड इमेज के हिसाब से इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं। मिड पॉइंट सी को क्या मानते हैं, एक हिसाब से इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं, केवल मान लेते हैं, वास्तव में होता नहीं है, मिड पॉइंट मान लेते हैं हम। क्या समझना क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज के विषय में हमको समझना है, तो इसको मिड पॉइंट मान के हम समझने के लिए हम कर रहे हैं। देखिए जब हमारी ऑब्जेक्ट सी के पीछे हो रही थी तो हमको सारे इमेज हमारे सी के आगे बन रहे थे, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट मान लें तो इसका मतलब अभी आप पीछे उसको, अभी तक आपको जो पढ़ाया है हो सकता है इस चीज़ को अपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन अब पीछे वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ने। जब हमारी सारी वस्तुएं, जब ऑब्जेक्ट जब प्लेस्ड होती थी इन्फिनिटी पर, बियॉन्ड द सी, ये कंडीशन दी थी वहां पर, तो उस सारी कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता था वो सी के आगे बन रहा था, यानी जब इन्फिनिटी पर था तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, एफ पर, और जब बियॉन्ड द सी था तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, सी एंड एफ के बीच में था। और जब सी पर आया, इसीलिए इसको मिड पॉइंट कहा, जब सी पर ऑब्जेक्ट आया तो इमेज भी उसी पॉइंट पर है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, उसी पर आया, साइज भी सेम हो गई, ठीक है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट इस सी के आगे जाने लगा तो हमारा इमेज जो है उसी के पीछे बनने लगा। आप ध्यान से जो भी इमेज फॉर्मेशन आपको पीछे बताया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। तो इससे हम हमारी दो चीजें स्पष्ट होती हैं, उनको आपको समझना है ना, जनरली आपको ये समझ लेना है। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में हेल्पफुल होगी, तो समझ लीजिए दो चीजों में। जैसे हमारा नंबर 1, ठीक है, इसको काट देते भी, फर्स्ट वन क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये आप केवल समझने के लिए बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो होगा वो बियॉन्ड द सी ना, बियॉन्ड द सी का मतलब वो जो भी अभी रूल में हमने आपको बताया वो बियॉन्ड नहीं, मतलब सी के पीछे की तरफ कहीं पर भी हो, अगर ऑब्जेक्ट वहां पर प्लेस्ड होगा, बियॉन्ड द सी अगर प्लेस्ड होगा तो हमारा जो इमेज बनेगी वो अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, अगर मिड पॉइंट हम सी को मान लें। ये कहने का अर्थ क्या हमारा हुआ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे होगा तो इमेज हमारा सी के आगे बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमारा क्या है, हम अभी देख रहे थे, जो चीज ये हमारा कॉन्केव मिरर है, तो जो ऑब्जेक्ट या इमेज में जो भी चीज हमारी इस कॉन्केव मिरर के समीप होगी उसकी साइज छोटी होगी, यानी कि कॉन्केव मिरर से जो चीज, चाहे इमेज हो या ऑब्जेक्ट हो ना, इमेज इसीलिए हम चीज बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट या इमेज में जो चीज जो है दोनों में से कोई भी इससे जितनी डिस्टेंस बनाएगी उसकी साइज उतनी ही बड़ी होती जाएगी, और जो इमेज या ऑब्जेक्ट में जो इस कॉन्केव मिरर के पास आती जाएगी उसकी साइज उतनी ही छोटी होती जाएगी। पीछे जो भी आपको इमेज फॉर्मेशन आपको बताए गए हैं ये बारीकी की चीजें थी, इसको आप समझ सकते हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको इसका क्या यूज है वहां पर आपको ये अच्छे से समझने को मिलेगा। वहां पर हम इस चीजों को लेकर, इमेज फॉर्मेशन को लेकर भी आपको न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप एक प्रकार की ये हमारी न्यूमेरिकल के लिए, इस लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए एक ट्रिक के जैसे ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और पेपर में अगर ऐसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधी मिरर फार्मूला इत्यादि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वो इजीली आपसे लग सकते हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बस इतना ही, और सेकंड पार्ट हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेकर अगले वीडियो में फिर आएंगे। और पार्ट 2 वीडियो का जो लिंक है वो फर्स्ट पार्ट के इसी पार्ट में आपको उसके डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आप वहां से भी पार्ट 2 को आप देख सकते हैं, आपको बाहर खोजना नहीं पड़ेगा। और अगर
आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो, सॉरी हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अन्य लोगों को जो हमारे 10th क्लास में और भी बच्चे आपके सहपाठी हैं, आप उनको शेयर भी कर दें। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आया है तो उनको भी समझ में आए। तो अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट अब फिर आपके पास इसी टॉपिक का अगला भाग इसी से आगे लेकर उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से तैयार करते रहिए।